हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसल नॉर्म्स को। क्या है बेसल नॉर्म्स, कहां से बेसल नॉर्म्स को तय किया जाता है, क्या इनके पीछे का पर्पस है और इंडिया किस तरह से बेसल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें इंप्लीमेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स और बेसल अकॉर्ड्स, इनको अकॉर्ड्स भी कहा जाता है, आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इश्यूड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। कमिटी है BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। वो बेसल नॉर्म्स को तय करती है और अल्टीमेटली इनका एम क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस, जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था है उसको रेगुलेट करना। द बेसल नॉर्म्स इज एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट बैंकिंग रेगुलेशंस अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में बैंकिंग रेगुलेशंस, सारे बैंकिंग सिस्टम जो है अलग अलग कंट्रीज का, वो आपस में कोऑर्डिनेट रहे, यानी कि समन्वय रहे उनके अंदर, विद द गोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेंथन हो, उसके लिए किया जाता है। रीजन क्या है, अगर बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। और क्योंकि 21वीं जो सदी है, जो 21st सेंचुरी है, ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वैश्वीकरण का। सारे कंट्रीज की इकोनॉमी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारा फॉरेन ट्रेड आजकल होता है। तो अगर किसी एक कंट्री का भी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो वो अल्टीमेटली सारे कंट्रीज की इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसीलिए बेसल नॉर्म्स पे ज्यादा फोकस रहता है। इट इज द सेट ऑफ एग्रीमेंट बाय द बेसल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन which focuses on the risks to banks and the financial system। बेसिकली एक सेट ऑफ एग्रीमेंट है जो BCBS कमिटी जो है वो तय करती है, और किसके ऊपर फोकस करेगा, बैंक्स को जो रिस्क है और फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था को जो रिस्क है उसके ऊपर फोकस करेगा। द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन on banking supervisory matters or for the central banks of different countries। अलग अलग कंट्रीज के, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी कि जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको BCBS जो कमिटी है वो रेगुलेशंस बताती है, समझाती है, पीछे का एम बताती है, और जो कंट्रीज को ज्वाइन करता है, बेसल नॉर्म्स को जो साइन करता है, वो स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उनको अपने देश में और अपनी बैंकिंग व्यवस्था में इंप्लीमेंट भी करता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974। ये जो कमिटी है BCBS 1974 में बनाई गई थी, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, उस समय टोटल 10 देशों का ग्रुप था। आज की तारीख में करंटली इसमें 40 से ज्यादा, अराउंड 45 के आसपास मेंबर कंट्रीज है, एंड इंडिया इज अमंग वन ऑफ देम, उनमें से भारत एक है। अब क्वेश्चन आता है, इसे बेसल नॉर्म्स क्यों कहते हैं, बेसल के पीछे का क्या लॉजिक है? तो देखें, बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो यूरोपियन कंट्री है, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, उसका एक शहर है बेसल। इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एक बैंक है जिसका ये हेडक्वार्टर है, which fosters cooperation among central banks with a common goal of financial stability and common standards of banking regulations। देखें, BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जिसका एम क्या है, वो जो भी कंट्रीज हैं दुनिया में, उन सब के सेंट्रल बैंक्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाता है और उनको रिस्क वगैरह के अगेंस्ट कैसे बचा जा सकता है, कैसे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व ला सकते हो देश में, उसके ऊपर फोकस करता है। कौन? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। कब बनाया गया था? 1930 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में। अब देखें, द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कमिटी है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि बेसल नॉर्म्स को बनाती है, इज हाउस्ड इन द BIS ऑफिसेज इन बेसल। तो बेसिकली जो कमिटी है BCBS, वो कहां पे बैठती है? वो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के ऑफिस में बैठती है। वहां से रेगुलेशंस तय किए जाते हैं, और इनका ऑफिस कहां पे है? बेसल में है। इसीलिए इन नॉर्म्स को क्या कहा जाता है? बेसल नॉर्म्स कहा जाता है, बिकॉज ये स्विट्जरलैंड के शहर बेसल से नॉर्म्स डिसाइड किए जा रहे हैं। अब आज की तारीख तक
इस बेसल कमिटी ने 3 बेसल नॉर्म्स बनाए हैं अलग अलग। पहले बेसल 1, फिर बेसल 2 और अब जो करंटली चल रहा है वो कहलाता है बेसल 3। तो 1 by 1 सबको देखना है, बट सबसे पहले ध्यान रहे जरूरत क्या पड़ी इस तरीके के नॉर्म्स बनाने की। तो समझें, कोई भी बैंक जो है वो अलग अलग तरीके के बोरोवर्स को लैंडिंग ऑपरेशंस करता है, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, संस्थाएं आती है जिनको बैंक्स लोन देते हैं। हर बोरोवर के साथ अलग तरह की रिस्क अटैच होती है। कुछ लोग हाई रिस्क प्रोफाइल वाले होते हैं, कुछ कंपनीज हाई रिस्क प्रोफाइल वाली होती है, कुछ कम रिस्क प्रोफाइल वाले होते हैं। इसके अलावा बैंक्स इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वैरायटी ऑफ रिस्क है बैंक्स को अपना जो पैसा उन्होंने लोन दिया है या जो पैसा इन्वेस्ट किया है वापस उसको रिकवर करने के लिए। तो इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए, रिस्क कम तो की जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती, तो कैसे बैंक्स इन तरह की रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, उसी के लिए बेसल नॉर्म्स दिए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं 1 by 1 अलग अलग बेसल नॉर्म्स। सबसे पहले आता है बेसल 1, बेसल फर्स्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988, 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, काफी साल हो चुके हैं। इट फोकस्ड एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। जो क्रेडिट रिस्क होती है, क्रेडिट का मतलब लोन होता है, साख होता है, उसके ऊपर इसका मेनली फोकस था। कहते किसे हैं क्रेडिट रिस्क? देखें, क्रेडिट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स फेलियर टू रीपे अ लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। यानी कि बैंक ने किसी को लोन दिया, जो लोन लेगा वो बोरोवर कहलाएगा, बैंक जो है वो लेंडर कहलाएगा। बैंक ने लोन दिया, अब रिस्क रहता है कि जिस इंसान ने लोन लिया है वो वापस लोन को नहीं चुका सके, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट, ना तो मूलधन को चुका सके, ना ही वो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को चुका सके। तो इस तरीके की जो रिस्क है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। ट्रेडिशनली इट रेफर्स टू द रिस्क दैट अ लेंडर में नॉट रिसीव द ओड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। लेंडर यहाँ पे कौन है? बैंक है। ना तो उसको इंटरेस्ट मिले, ना उसको प्रिंसिपल मिले, पैसा आपका डूब जाए, उस तरीके की रिस्क को क्या कहा जाता है? क्रेडिट रिस्क। तो बेसल 1 ने क्या कहा? द मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। हर एसेट के साथ अलग तरीके की रिस्क जो है वो जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई लोन लोगे कोलैटरल के अगेंस्ट। कोलैटरल का मतलब आप कोई चीज को गिरवी रख के अगर लोन लेते हो तो कम रिस्की माना जाता है, बिकॉज खुदा ना खास्ता अगर वो डिफॉल्ट हो जाए, सामने वाला लोन नहीं चुका पाए, तो जो चीज आपने कोलैटरल रखा है, गिरवी रखा है, बैंक उसको बेच के ऑक्शन करके अपने रिस्क को वापस भरपाई कर सकता है उसकी। बट अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है विदाउट एनी कोलैटरल तो ज्यादा रिस्की होगा, वो महंगा मिलेगा आपको, बिकॉज बैंक के साथ रिस्क ज्यादा है। अगर कल को डिफॉल्ट हो गया, सामने वाला नहीं चुका पाया, तो बैंक अपना पैसा वापस निकालेंगे कहां से? तो ये अलग अलग एसेट के साथ अलग अलग तरीके की रिस्क अटैच होती है, उसे कहा जाता है रिस्क वेटेड एसेट्स। RWA रिस्क वेटेड एसेट मींस एसेट्स विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया। और इंडिया एडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइंस इन 1999, 1999 में, यानी कि 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ और 1999 में हम लोगों ने इसे एडॉप्ट कर लिया। जो यहां पे कहा गया था वो इंडिया ने भी मान लिया। फिर आता है बेसल 2। तो देखें, इन 2004 में बेसल 2 गाइडलाइंस वर पब्लिश्ड बाय BCBS। BCBS क्या है? बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो उसके लगभग आप देख सकते हैं 16 साल बाद, बेसल 1 कब आया था? 1988, और 2004 में आया है बेसल 2, यानी कि 16 सालों का गैप है। 16 सालों में काफी सारी जो है वर्ल्ड इकोनॉमीज चेंज हो गई है। हम लोगों ने भी LPG की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, और भी काफी सारे कंट्रीज है जो ओपन अप हो गए थे। बैंक्स की जो रिस्क है वो चेंज हो चुकी थी, अलग अलग तरीके की नई रिस्क पे बैंक्स एक्सपोज हुए थे। तो बेसल 2 गाइडलाइंस आए, बेसल 2 नॉर्म्स आए। These were the refined and reformed versions of बेसल 1। जो बेसल 1 था उन्हीं को रिफाइन किया गया और रिफॉर्म किया गया, कुछ सुधार किया गया। The guidelines were based on 3 parameters which the committee calls it as pillars। जो बेसल 2 अकॉर्ड्स हैं या गाइडलाइंस हैं वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड हैं, जिनको ये 3 पिलर्स या 3 स्तंभ भी कहते हैं। 3 पैरामीटर्स क्या क्या है? पहला है कैपिटल एडिकेसी रिक्वायरमेंट्स, सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू, और थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। These 3 are the 3 parameters or 3 pillars of
बेसल सेकंड अकॉर्ड या बेसल सेकंड नॉर्म्स। तो क्या है ये तीनों? कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क एसेट्स। अब देखें बेसल नॉर्म्स जो हैं वो फोकस करते हैं, एक टर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सारे बेसल नॉर्म्स इसी के ऊपर बेस्ड। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली रेशियो है किसका? बैंक की टोटल कैपिटल का, उसकी टोटल पूंजी का, किसके साथ रेशियो है? उसकी टोटल रिस्क का, जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं उसका। यानी कि बैंक की कैपिटल और कितना रिस्क है बैंक के पास, उन दोनों का रेशियो इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसल नॉर्म्स जो हैं उनका फोकस इस बात पर रहता है कि बैंक्स के पास इतनी कैपिटल हर समय होनी चाहिए कि वो रिस्क को क्या कर सकें? ओवरकम कर सकें। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब बैंक का दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ पा रहा हो और एक साथ ऐसे बहुत सारे चीजें हो जाए तो बैंक्स ऐसा ना हो कि ठप हो जाए सारे। इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको CAR को CRAR भी कहा जाता है, CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जैसा मैंने बताया, हर जो रिस्क है या हर जो एसेट है उसके साथ अलग तरीके की रिस्क जो है वो अटैच्ड होती है, तो उसी का रेशियो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो पहला पैरामीटर यही कहता है जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है बैंक की वो 8% होना चाहिए, यानी कि रेशियो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 8% होना चाहिए। सेकंड, सुपरवाइजरी रिव्यू। इसके अकॉर्डिंग banks were needed to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing all the three types of risks that a bank faces, चाहे क्रेडिट रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो या ऑपरेशनल रिस्क हो। यानी कि जो रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स हैं बैंक्स की वो क्या होनी चाहिए? वो बेटर होनी चाहिए। वर्ड होता है जिसे कहा जाता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब बैकग्राउंड चेक्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। टाइम टू टाइम आप अपने बोरोवर से वापस कांटेक्ट करते रहें, उसके टच में रहें, किस तरह से वो पैसे देने का क्या प्लान है, सारा कुछ उसके ऊपर फोकस है। सुपरवाइजरी जो ये काम होता है इसको कहा जाता है। बैंक्स 3 तरीके की रिस्क पे एक्सपोज होते हैं। क्रेडिट रिस्क, जो आपने पैसा दिया वो क्रेडिट रिस्क कहलाता है, वापस सामने वाला कब चुकाएगा। मार्केट रिस्क, क्योंकि बैंक्स जो है वो मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, इक्विटीज में। और तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, बैंक की ऑपरेशनल रिस्क भी होती है। तो इन तीनों रिस्क को एक तरीके से ओवरकम करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए बेटर टेक्निक्स को डेवलप करने पे फोकस था, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी रिव्यू। और थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। दिस नीड्स increased disclosure requirements. Banks need to mandatorily disclose their CAR, risk exposure, etc. ये क्या कहता है कि कोई भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम, यानी कि वहां के सारे बैंक्स और वहां का सेंट्रल बैंक, इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन ओपन हो और साथ साथ स्मूथ हो, एफिशिएंट हो और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। जो बैंक्स हैं जो एक कंट्री में काम कर रहे हैं वो अपने सेंट्रल बैंक को सही इंफॉर्मेशन दें, टाइमली इंफॉर्मेशन दें, कोई तरीके की इंफॉर्मेशन छुपाए नहीं। किससे रिलेटेड? आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं बेसल नॉर्म्स की वो। सेकंड, आपका रिस्क एक्सपोजर कितना है, आपने किस तरीके के फील्ड में ज्यादा लोन दे रखा है, कितना आपको रिस्क पे एक्सपोज हो रहे हो, चाहे वो मार्केट हो, क्रेडिट हो या फिर ऑपरेशनल रिस्क हो, एक्सेट्रा। इस तरीके की जो चीजें हैं वो किसी भी कंट्री के सारे बैंक्स अपने सेंट्रल बैंक को, जैसे इंडिया की बात करें तो RBI को, सारे बैंक्स जो हैं वो टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते रहें। कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक से छुपा के नहीं रखें। दैट इज कॉल्ड मार्केट डिसिप्लिन। आपको एक अनुशासित तरीके से बैंकिंग ऑपरेशन को रन करना है। अब देखें, बेसल सेकंड नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसीज आर येट टू बी फुली इंप्लीमेंटेड, दो इंडिया फॉलो दीज नॉर्म्स। इंडिया नॉर्म्स को फॉलो करता है, बट अब बेसल 3 आ चुका है। अब बेसल 3 नॉर्म्स आ चुके हैं, तो अब सारे कंट्रीज का फोकस किसके ऊपर है? बेसल 3 नॉर्म्स पे हैं। बेसल 3 नॉर्म्स क्या हैं, क्यों बेसल 3 नॉर्म्स को एकदम से लाया गया, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू सभी का। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।